बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 45, थर्सडे अप्रैल 23। कल जिस टॉपिक को हमने कवर किया था वो था कंप्यूटर के पार्ट्स, और हमने इस बात को रियलाइज़ किया था कि हमें जो चीज़ पढ़ाई गई है इतने अरसे में कि कंप्यूटर के 3 पार्ट्स होते हैं, इनपुट, सीपीयू और आउटपुट, वो आंसर इनकम्प्लीट है। आज के दौर में कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनके बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। हमने फिर बात की थी इनपुट डिवाइसेस की, उनको आइडेंटिफाई किया था, और कल हमने इस बात को भी कवर किया था कि आप हजरात स्पीकर को, प्रिंटर को इनपुट डिवाइसेस के ज़ुमरे में ना लेकर आएँ। फिर हमने बात की थी कि आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस मौजूद होते हैं, और आप ही हजरात ने खुद ही उसको आइडेंटिफाई किया था। अलबत्ता एग्ज़ाम के अंदर हम देख चुके हैं कि अंडर प्रेशर शायद बच्चे वहाँ पे लिख देते हैं कि प्रिंटर को एक तो इनपुट में भी लिख दिया और उसको डाल दिया मोबाइल के साथ। कहाँ मोबाइल कहाँ प्रिंटर, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। हमने बात की आउटपुट डिवाइसेस की, हमने उनकी डिफरेंट टाइप्स की बात की, फिर हमने उन आउटपुट डिवाइसेस को भी आइडेंटिफाई किया जो आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर मौजूद हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास बाज़ डिवाइसेस ऐसी हैं जो इनपुट भी होती हैं और आउटपुट भी होती हैं, जिनकी मिसाल है हमारे पास टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जो इनपुट भी है और आउटपुट डिवाइसेस दोनों के अंदर आती है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया था। जैसे सबसे पहले हमने बताया कि आपके पास एक चीज़ है जिसका नाम, जिसे हम कहते हैं बॉक्स कह लें या प्रोसेसिंग यूनिट कह लें। ये वो केसिंग है जिसके अंदर तमाम के तमाम कंप्यूटर के पार्ट्स मौजूद होते हैं। अफशीन बोर्ड पर तशरीफ़ लाएं। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास हो गया, जिसको अफशीन बोर्ड पे आके लिखेंगी कि सबसे पहला पार्ट हमारे पास था, एक तो हमने कहा था इनपुट और एक हो गया आउटपुट। लेकिन उसके बाद फिर हमें कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे हमने कहा कि आपके पास एक प्रोसेसिंग यूनिट, एक ऐसी केसिंग जिसके अंदर पूरे कंप्यूटर को या उसके मेजर पार्ट्स को इनक्लोज किया हुआ होता है। कुल कितने हो गए हमारे पास अब तक? 3 चीज़ें हो गई, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद हमने कहा उसके अंदर चौथी चीज़ हमारे पास है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर होता है आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी जो है उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है बायोस। नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 आउटपुट, नंबर 3 आपका प्रोसेसिंग यूनिट, नंबर 4 मदरबोर्ड, नंबर 5 रोम। रोम के अंदर आपका सॉफ्टवेयर जो चल रहा है उसका नाम है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस के बारे में बताया था कि इसका रोल वही है जो आपके कॉलेज के कस्टोडियन का है, जो कॉलेज के बिल्कुल बुनियादी कामों को परफॉर्म करता है। ना वो कॉलेज का प्रिंसिपल है, ना वो कॉलेज का टीचर है, ना वो स्टूडेंट है, लेकिन वो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है जिसके बगैर कॉलेज ना चल सके। बायोस के बाद फिर हमने बात की थी कंप्यूटर के अंदर एक और पार्ट आ जाता है जिसका नाम है सीपीयू, आपका मेन प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। जब हम आपसे पूछते हैं कंप्यूटर की स्पीड कितनी है, कितने गीगाहर्ट्ज़ है, तो हम वहाँ पे क्या चीज़ देख रहे होते हैं? सीपीयू की स्पीड पूछ रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्राफिक कार्ड, जिसे हम कहते हैं जीपीयू। और ग्राफिक कार्ड का काम ये होता है कि वो वीडियोस और तस्वीर और गेम्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। डिस्प्ले के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आपको ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स नज़र आए, ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले नज़र आए, उसके लिए आप जीपीयू को इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा फिर हमारे पास एक और चीज़ है जिसका नाम है एक्सपेंशन स्लॉट्स। ये स्लॉट्स होती हैं जिनकी मदद से आप कंप्यूटर में दीगर नई चीज़ों का इजाफा कर सकते हैं। इसके अलावा इन तमाम चीज़ों के दरमियान डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास एक और चीज़ होनी चाहिए जिसका नाम है बसेस। फिर आपके आगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनको कंप्यूटर से जोड़ेंगे कैसे? उसके लिए हम यूज़ करते हैं पोर्ट्स को। लेकिन जब तमाम चीज़ें होंगी तो ये तमाम चीज़ें गर्म भी हो जाएंगी, तो इनको ठंडा करने के लिए हमारे पास हीट सिंक और फैन भी मौजूद है। और इन सबको पावर भी तो चाहिए, तो
पावर सप्लाई यूनिट। कितनी डिवाइसेस हो गए हमारे पास, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 डिवाइसेस हमारी पूरी बनती है, तकरीबन 11। तो ये 11 पार्ट्स हैं जिनकी मदद से पूरा कंप्यूटर आपका मुकम्मल होता है। बच्चों को समझाने के लिए इस तरह से हम कहते हैं कि हमने उनको छोटे मोटे पार्ट्स बता दिए, इनपुट और सीपीयू और आउटपुट, इतनी डिटेल में नहीं गए। लेकिन अब हम बच्चे नहीं रहे, अब हमें पता हो। अब जब हम मार्केट में जा रहे हो, हमें से कोई कहे कि यार तुम्हारे कंप्यूटर में वीडियो एडिटिंग का काम करना है तो तुम्हें ग्राफिक कार्ड चाहिए, जीपीयू चाहिए, तो तुम हैरान परेशान ना हो, तुम्हारे जहन में हो कि जीपीयू कोई क्या चीज़ है, किस लिए इस्तेमाल होती है। तुमसे पूछा जाए कंप्यूटर की कितनी स्पीड है तो तुम क्या बताओगे, सीपीयू की स्पीड बताओगे। ओके, बाज़ दफ़ा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा होता, पावर सप्लाई में मसला होता है। बाज़ दफ़ा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा होता, आपका फ़ैन ख़राब हो चुका होता है जिसकी वजह से कंप्यूटर हीट अप हो रहा होता है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी बातें आपके जहन में होनी चाहिए। हमने लैब में एक्टिविटी कराई थी और आप लोगों ने इन पार्ट्स को आइडेंटिफाई भी किया था। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि आपकी क्लास में से अभी भी बच्चों ने मेल किया कि सर हमें लैब करवाई जाए हमारी। अलबत्ता उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपका नेक्स्ट वीक लास्ट वीक है। ओके, अब जो लोग इंटरेस्टेड हैं उसमें यही हो सकता है कि या तो फिर 1-1:30 बजे के बाद फिर लैब हो सकेगी, कुछ ऐसा ही हो पाएगा। देखते हैं, बहरहाल उनसे कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन ये इशू है हमारे साथ कि इस सेमेस्टर के अंदर हमें डेज कम मिले। अलबत्ता मैं समझता हूँ क्लास के अक्सर बच्चों को लैब में आने का मौका मिला था और उन्होंने कंप्यूटर के पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया था। तो बहरहाल अब ये ताज्जुब ख़त्म कि ये क्या है, वो क्या है, भाई वो मदरबोर्ड है। ओके, वो आपका हीट सिंक है, ये जो तारें जा रही हैं वो आपकी बसेस है जिनके ज़रिए से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ हमारे पास एक और चीज़ भी तो होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप बहुत ज़हीन हैं, बहुत ज़हीन हैं और किसी भी सवाल का जवाब आप लम्हे भर के अंदर दे देते हैं, लेकिन आपसे चीज़ें याद नहीं रह पाती, आपसे चीज़ें याद नहीं रह पाती, तो क्या आप समझदार या ज़हीन कहलाएंगे? आपके अंदर अगर चीज़ों को याद रखने की सलाहियत ना हो तो उसके बगैर आपकी जो प्रोसेसिंग की पावर है वो किसी काम की नहीं है, राइट? आपकी जो प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। यही वाला इशू है कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर को भी अपने लिए कुछ मेमोरी चाहिए। लेकिन तुम एक और बात देखो, ये जो तुम्हारे पास मेमोरी है, कुछ चीज़ें तो तुम्हारे जहन में हैं, कुछ चीज़ें जहन में मौजूद है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए तुम लोग यूज़ कर रहे हो अपनी नोटबुक को, अपनी बुक्स को। तो मेमोरी की भी दो किस्में हुई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जहन में हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए तुम देखते हो अपने नोट्स को। इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ें जो इसेंशियल हैं, जिनकी तुम्हें बार बार ज़रूरत पड़ती है, वो तमाम चीज़ें दिमाग में मौजूद हैं, और जो चीज़ें तुम समझते फ़ौरन ज़रूरत नहीं है वो कहाँ पर होती है, तुम्हारे नोटबुक के ऊपर। यही वाली चीज़ कंप्यूटर के साथ भी है। कंप्यूटर भी अपनी इस इंफॉर्मेशन को, अपनी इस मेमोरी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। कुछ चीज़ों को अपने जहन में फ़ौरन रखता है, कुछ चीज़ों को थोड़ा दूर रखता है। ओके, अच्छा, फिर इसी तरीके से तुम देखो, लेट से मैंने तुमसे पूछा कि 7 × 2 क्या है, फ़ौरन जवाब दे दिया, ठीक है। अगर मैं ये पूछूं कि 14 × 15 क्या होगा, आप में से जो समझदार लोग होंगे वो बैठ के पेपर के ऊपर करना शुरू करेंगे, सही क्या? चले 14 × 74, मुश्किल हो रहा है। अब क्या लग रहा है, पेपर पे कर लें? करो पेपर पे, चलो कर लो, जल्दी से करो। फोर्टीन मल्टीप्लाई बाय 74, ओके, निम्रा ने मुझे कुछ आंसर बताया, लेकिन 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 अगली बात ये कि जब तुम लोग पेपर पे सॉल्व कर रहे हो, तुम लोगों ने क्या किया कि बड़ी ज़बरदस्ती हेडिंग डाली? नहीं, कहाँ लिखा तुमने? रफ पेपर पे लिख रहे हो, ऐसा है या नहीं? लिखा और बस उसको फेंक दिया, उसको इतने एहतियात से नहीं रखा। देखो, यही नोटबुक है, इसी नोटबुक के अंदर तुम लोग सर राशिद का लेक्चर नोट कर रहे हो, सर वसीम का लेक्चर नोट कर रहे हो, सर और टीचर सर बिशगुफ्ता का लेक्चर, सर रिजवान का लेक्चर नोट कर रहे हो, राइट? लेकिन जब मैंने कहा कि 14 × 74 तुमने ऐसे कोने पे रखा और उसके बाद ये पेपर आगे पीछे कहीं चला जाएगा, तुम्हें याद भी नहीं रहेगा। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पास मेमोरी की भी कुछ
टाइप्स हैं। कुछ मेमोरीज ऐसी हैं जो तुम्हारे जहन में फौरन आ गई, कुछ के लिए तुमने कहा कि नोटबुक यूज़ करूँगा, और कुछ के लिए तुमने कहा कि यार बस ये जो है ना मुझे रफ सा पेपर दे दो, बस ये ख़त्म, इस्तेमाल ख़त्म, ज़्यादा इसको एहतियात से रखने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन की जवाब दे दिया, बस बात ख़त्म, इससे आगे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन यही अगर तुम्हारे बिजली के बिल होते, क्या करते? ऐसे ही रखते, आराम से एहतियात से उसको फाइल के अंदर रखते। राइट और रॉन्ग? कंप्यूटर के साथ भी ऐसा ही है। अगर गौर करो ना तो कंप्यूटर कोई बहुत कमाल की चीज़ नहीं है, बिल्कुल जैसे जिससे हमारे सोचने का अंदाज है ना, उसी को उन्होंने कॉपी करने की कोशिश की है। तो हमें पता चला है कि जो हमने जितने पार्ट्स पढ़े थे उनमें एक और पार्ट का इजाफा हो गया जिसका नाम है मेमोरी। ओके, मेमोरी। लेकिन मेमोरी की टाइप्स हैं, अब उन टाइप्स को हमें पढ़ना है, उन टाइप्स को हमने समझना है। देखो यहां पे आगे बढ़ने से पहले इस बात को जहन में रखना, कंप्यूटर की मेमोरी की जितनी भी टाइप्स हैं वो सीपीयू से जितना करीब है उतना तेज है, सीपीयू से जितना करीब उतना तेज, और सीपीयू से जितना दूर उतनी स्लो, क्योंकि जो चीज़ जिसकी जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको उतना ही करीब रखते हैं, उसका उतना ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और जब स्पीड ज़्यादा है तो उसकी कीमत भी ज़्यादा है। गाड़ी की रफ्तार जब तेज़ होती है तो सस्ती मिलती है, महंगी मिलती है? 70 सीसी की बाइक सस्ती है या आपकी 125 सस्ती है? 70 CD70 आपकी सस्ती पड़ती है, उसकी स्पीड कम है। 125 200 सीसी की बाइक्स वगैरह की जो कीमत है वो बढ़ती जाती है। यही वाली चीज़ कंप्यूटर मेमोरी की है, जितनी तेज़ उतनी ही उसकी रेट ज़्यादा होंगे, और रूल ये है कि जो सीपीयू से जितना करीब लगाया गया है उसकी स्पीड तेज़ होगी। यानी हम करते क्या है कि जो तेज़ तरीन मेमोरी होती है उसको सीपीयू के करीब करते हैं, जितनी तेज़ होगी उसको सीपीयू के करीब करते हैं। आपको एक बात बताओ, आप लोग के जो जिस्म के अंदर जो है ना दिल धड़क रहा है, सांस ले रहे हैं, ये सब चीज़ें भी दिमाग के अंदर है, लेकिन वो इतनी तेज़ी से काम हो रहा था आपको पता ही नहीं चलता। आप समझते खुद ब खुद दिल धड़क रहा है, ऐसा नहीं है, या खुद ब खुद सांस ले रहे हैं, जहन उसको सिग्नल दे रहा होता है, लेकिन वो इस तेज़ी से हो रहा है कि हमें और आपको पता ही नहीं चलता कि ये भी कोई काम हो रहा है, लेकिन वो काम हो रहा होता है। जो चीज़ जितनी ज़रूरी है उतनी ही करीब है और इतनी तेज़ है कि हमें पता ही नहीं चल रहा। बाज़ लोगों को ये बीमारी हो जाती है, डिमेंशिया का मर्ज़ हो जाता है, अल्जाइमर का मर्ज़ हो जाता है, वो आहिस्ते आहिस्ते चीज़ों को भूलने लगते हैं। पहले उनको ये याद नहीं रहता कि कल मेरी किससे मुलाकात हुई थी, ये याद नहीं रहता कि सर तला ने कल क्या पढ़ाया था। आहिस्ते आहिस्ते ये मर्ज़ बढ़ता चला जाता है, फिर अपने क्लास फेलोज़ को पहचानना भूल जाते हैं, घर वालों को पहचानना भूल जाते हैं, और आहिस्ते आहिस्ते वो बेसिक बॉडी के फंक्शंस नहीं कर पाते। खाना को खिलाता उनको खाना नहीं खाया जा रहा होता, यहाँ तक कि आखिर में उनकी बॉडी काम करना छोड़ देती है क्योंकि जहन ख़त्म हो रहा होता है। तो दिल सही है, लंग्स सही हैं, लेकिन जहन काम करना ख़त्म कर रहा है। तो ये जो आपका दिल धड़क रहा है, ये जो आपका सांस ले रहा है, ये सब भी कहाँ से हो रहा है? जहन से। लेकिन इतनी तेज़ी से वो काम कर रहा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा होता। कंप्यूटर के साथ भी ऐसा ही है। तो सबसे तेज़ मेमोरी होती है उसको वो रखता है सीपीयू के सबसे करीब, और उसकी रेट भी ज़्यादा होता है, और जो थोड़ी सी स्लो होती जाती है, थोड़ा दूर करते गए उसकी स्पीड कम होती गई, उसके रेट भी कम होते चले गए। सबसे जो तेज तरीन मेमोरी होती है वो कहलाती है आपकी रजिस्टर्स। ओके, सबसे तेज होता है रजिस्टर्स। सीपीयू जो प्रोसेसिंग कर रहा होता है ना, जैसे अभी आप लोगों ने प्रोसेसिंग की 7+2 वगैरह, राइट? सीपीयू जब ये काम कर रहा होता है तो वो इन छोटी मोटी कैलकुलेशंस को करता है रजिस्टर्स के अंदर। रजिस्टर्स इंतहाई तेज़ होते हैं, इंतहाई तेज़, बहुत ही महंगे होते हैं, इसीलिए बहुत छोटे से होते हैं। इसको सीपीयू इस्तेमाल करता है बस बहुत ही शॉर्ट कैलकुलेशंस के लिए। ओके, बहुत ही शॉर्ट कैलकुलेशंस के लिए। उसके बाद एक चीज़ आ जाती है जिसका नाम है कैश। ओके, आप जब अपना सीपीयू लेते हैं, कंप्यूटर परचेज करते हैं, आप उसकी बायोस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कैश का रैम भी दिखाएगा, स्टोरेज भी दिखाएगा, सीपीयू की स्पीड भी दिखाएगा, और साथ ही साथ सीपीयू की स्पीड के वहाँ पे कैश भी आ रहा होता है, L1 कैश, L2 कैश लिखा हुआ आ रहा होता है। होता ये है कि सबसे, यानी इस लम्हे जो काम कर रहा हूँ, इस लम्हे, कंप्यूटर एक लम्हे के अंदर, एक सेकंड के अंदर मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कर रहा होता है, करोड़ों कैलकुलेशन कर रहा होता है। तो एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर उस वक्त जो कैलकुलेशन कर रहा है उसको तो रखा है रजिस्टर के अंदर, इस वक्त उसी पे काम कर रहा है।
और बाकी को रखा उसने कैश के अंदर। ओके, कैश और रजिस्टर दोनों सीपीयू के इंतहाई करीब होते हैं, बल्कि रजिस्टर तो सीपीयू के अंदर ही मौजूद होता है, इतना करीब कि सीपीयू के अंदर ही मौजूद है, और कैश जो होता है उसके बिल्कुल करीब होता है, बिल्कुल यह समझेगा उसके बराबर भी होता है, दोनों चीज़ें इतने करीब होती हैं। जिस चीज़ पे उस लम्हे काम कर रहा है, एक सेकंड के मिलियन ऑफ सेकंड के अंदर काम कर रहा है, तो वो कहाँ पर होगा? रजिस्टर के अंदर। और बाकी को उसने अगली जिस इंस्ट्रक्शन पे काम करना है उसको कहाँ पे रखा हुआ था उसने? कैश के अंदर। उसके बाद जो दीगर चीज़ें हैं उसके लिए वो यूज़ करता है रैम को। ओके, रैम का वर्ड सुनते आ रहे हैं आप लोग? ओके, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे रोम और रैम। ओके, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये रैंडम एक्सेस क्या है? ओके, रैंडम एक्सेस से क्या मुराद है? आमना ने कहा कि टेम्पररी मेमोरी, लेकिन रैंडम एक्सेस का क्या मतलब है? देखो फॉर एग्जाम्पल मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, आप लोग की अटेंडेंस है T41, T42, T43, T4 T45 इस तरह से आ रहा है। लाइबा का जो है सीट नंबर है T4 आई थिंक 92 है। इंशरा का है? इंशरा आज नहीं, T4 92 फॉर एग्जाम्पल। अब लाइबा की क्या 20 से बारी आ सकती है? क्योंकि हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, ऐसा है या नहीं? स्लाइड पे देखो तुम्हें कैसेट नजर आ रही होगी, कैसेट देखी तुम लोगों ने? देखिए आप लोगों ने? चलो शुक्र है, चंद सालों के बाद ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे जो कहेंगे सर ये क्या चीज़ है। बहरहाल अब इन कैसेट्स के अंदर अगर हमें आगे जाना है तो क्या हम 20 से जंप मार सकते हैं? नहीं, पूरा घूमेंगे उसके बाद हम आगे जाएंगे। दुकान में धागा लेने जाते हो, लेस खरीदने जाते हो, तो कहते हो भाई 20 से काट के देना, दे सकता है? तो कहे पूरा सीक्वेंस चलता आ रहा है, उसी में से लेना होगा, शुरू से लेकर आखिर तक 20 से आप उसको पिक नहीं कर सकते। ये क्या कहलाता है? सीक्वेंशियल एक्सेस। और उसके मुकाबले में अगर मैं कहूँ मरियम माजिद कल अब एब्सेंट थी मसलन, चलो नहीं थी लेकिन कह रहा हूँ, ओके, फायदा गफरान इस सवाल का जवाब दो। ओके, फारिया क्या ख्याल है आपका? अब तुम देखो इसमें क्या हो रहा है, रैंडमली हो रहा है, कभी भी किसी को भी बुलाया जा सकता है, कभी भी किसी को बुलाया जा सकता है। हम जो अटेंडेंस लेते हैं, जो मैं अटेंडेंस ले रहा होता हूँ, वो रैंडम एक्सेस है या सिक्वेंशियल एक्सेस है? और सर वसीम जो लेते हैं वो, मिस्टर गुफ्ता जो लेती हैं, और उसमें तो सिक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस का फ़र्क ही है। रैंडम एक्सेस मेमोरी को, रैम को रैंडम एक्सेस इसलिए कहते हैं उसकी के वो उसको उसके अंदर वो किसी भी जगह को रैंडमली एक्सेस कर सकता है। होता क्या? अब इसका ताल्लुक है माजी से। माजी में जब कंप्यूटर्स बनना शुरू हुए थे तो उस वक्त आपके पास चीज़ों को स्टोर करने के लिए कैसेट इस्तेमाल होती थी। जिन कैसेट्स में गाने होते थे, जिन कैसेट्स में फिल्में होती थी, उन्हीं कैसेट्स को इस्तेमाल करते थे डेटा स्टोर करने के लिए। लेकिन उसमें क्या होता था, किसी ने आके कहा कि जी हमें अबसार गुल का एजुकेशनल रिकॉर्ड चाहिए। ओके जी, अबसार गुल से पहले जो है तमाम एक इधर जितने भी नाम है सबके नाम आएंगे। किसी ने कहा कि जी जूबिया का रिकॉर्ड चाहिए, नहीं जी जूबिया के रिकॉर्ड के लिए ABCD पूरा होगा तब फिर जाके जूबिया के रिकॉर्ड पे हम लोग पहुंचेंगे। जब वहां पहुंचेंगे तब हम उसके पूरे रिकॉर्ड के ऊपर हम पहुंचेंगे। उसके मुकाबले में जो रैंडम रैम बनाई गई उसकी स्पीड इतनी तेज थी, उसमें टेक्नोलॉजी ऐसे इस्तेमाल की गई कि यहाँ वहाँ का जहाँ भी होगा वो उठा लेगा, इसीलिए उसका नाम रखा गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, रजिस्टर पढ़ा आपने, कैश पढ़ा और रैम पढ़ा। इन तीनों में से सबसे तेज कौन है? उसके बाद मार्केट में जब तुम जाते हो तो तुम लोग रैम परचेस कर सकते हो, रजिस्टर अलग से परचेस नहीं करते क्योंकि वो इतना तेज, इतना एक्सपेंसिव वो CPU का हिस्सा होगा, अगर उसके साथ ही आएगा अलग से हम उसको नहीं दे रहे। कैश के साथ भी ऐसा ही है, कैश भी पहले से उसमें लगा हुआ होता है। रैम अलबत्ता तुम परचेस कर सकते हो, तो वहाँ पर रैम है DDR3, DDR4, जितनी नई रैम है उसके रेट भी उतने ही ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, अब ये जो हमने तीनों चीज़ें पढ़ी थी, हमने पढ़ा कैश, हमने पढ़ा रजिस्टर, हमने पढ़ा कैश, हमने पढ़ा रैम। इन तीनों के अंदर वो खुसूसियत है जिसका अभी आमना ने जिक्र किया कि ये टेम्पररी होती हैं। ओके, इधर बिजली गई, कंप्यूटर बंद किया, वो सारी की सारी मेमोरी खाली हो गई। इधर बिजली गई, सबका सब खाली हो गई। इसकी वजह से उसको हम कहते हैं वोलेटाइल। ओके,
वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके घर में होम्योपैथिक की दवाइयाँ वगैरह होते हैं, परफ्यूम होते हैं, अगर परफ्यूम की बोतल को खोल के रखो तो क्या होगा? उड़ जाता है, और पेट्रोल भी उड़ जाता है, ऐसा है या नहीं? जनरेटर वगैरह के लिए पेट्रोल लाते हो तो घर वाले कहते हैं सही से बंद करके रखो, पेट्रोल उड़ जाता है, खुश्क हो जाता है। ये केमिस्ट्री की एक टर्म है जिसके अंदर हम कहते हैं वोलेटाइल की चीज़ उड़ जाती है। तो इसके लिए वोलेटाइल मेमोरी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है कि रजिस्टर, कैशे और रैम, ये तीनों के तीनों वोलेटाइल होते हैं। इधर आपकी मेमोरी आई, इधर आपकी बिजली चली गई, इधर की सारी मेमोरी खाली हो गई, ठीक है, इसको वोलेटाइल भी कहते हैं। सबसे फास्ट भी हो गई, कंप्यूटर के सबसे करीब भी हो गई, और साथ ही साथ वोलेटाइल भी हो गई। इधर आपने पावर बंद किया, बिजली चली गई, तीनों की तीनों बिल्कुल खाली हो जाती है। आप लोग ने जब देखा था अपने इस कंप्यूटर को लैब के अंदर, आपने हार्ड डिस्क ड्राइव भी देखी थी, आपने डीवीडी रोम भी देखा था, आपने रैम भी देखी थी। कौन कौन जो लोग लैब में जा चुके हैं? ओके, किन्जा मुझे ये बताएगी, किन्जा कुछ याद आ रहा है कि रैम करीब थी या हार्ड ड्राइव करीब थी सीपीयू के? जोर से बोलो। किन्जा घबराते हुए हमें बता रही है रैम। क्या आप लोग इनकी बात से एग्री करते हैं, हाँ या ना? लैब वाले हैंड रेज करें दोबारा एक दफा फिर। ओके, हाँ एमन, क्या ख्याल है? एमन को भी डर लग रहा है। इरम तुम बताओ, तुम तो बेखौफ हो गए, बताओ। रैम करीब थी, रैम करीब थी, रैम मदरबोर्ड के ऊपर ही लगी हुई थी, ओके, लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव थोड़ा दूर थी, ओके, उसकी जब एक तार वहां तक जा रही थी, एक बस वहां तक जा रही थी, वरना रैम जो थी वो खुद उस मदरबोर्ड के ऊपर मौजूद थी। अच्छा, अब ये तीन हमने पढ़ लिए, वोलेटाइल मेमोरी जो कि तीनों के तीनों बहुत तेज हैं। अब उसके बाद मसला ये है कि हर चीज ऐसी मेमोरी जो इधर बिजली गई, इधर जो है वो डेटा चला गया, इस पे काम नहीं हो सकता। हमें ज़रूरत है कुछ चीज़ों के परमानेंट स्टोरेज करने की, चीज़ों को मुस्तकिल महफूज रखने की, चीज़ों को। शायद से तुम्हें वॉशरूम जाना है क्या कर क्या रही हो? नोटबुक बंद करो, सही से होकर बैठो, कभी उधर घूमने का होता है। आपके पास चीज़ों का सिर्फ वोलेटाइल होना काफ़ी नहीं है, चीज़ों की आपके पास परमानेंट स्टोरेज भी होनी चाहिए। अब परमानेंट स्टोरेज के लिए आपके पास परमानेंट स्टोरेज के लिए क्या चीज़ है? आपके पास क्या चीज़ है? आपका नोटबुक, ओके, आपके नोटबुक पे जो लिख दिया वो महफूज रहेगा। अब अगर आपसे कहा जाए कि सर वसीम ने परसों आपको क्या पढ़ाया था, आप लोग बता सकते हैं नोट्स देख के? और मैं अगर ये पूछूं कि सर मैंने कल क्या पढ़ाया था, आप लोग बता सकते हैं? हम एज्यूम कर लेते हैं कि आप लोग की याददाश्त कमजोर है, आप लोग नहीं बता पाते, लेकिन बात यह जो नोट्स में लिखा है वो महफूज है या नहीं? जो मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में तुम्हारे कितने नंबर आए थे? मैट्रिक में मैथ्स में कितने नंबर आए थे, याद है? क्लास 7 में कितने नंबर आए थे ये बताओ? वो आपकी रिपोर्ट कार्ड अगर आपके पास मौजूद है तो उसके अंदर वो चीज़ परमानेंटली महफूज है। कंप्यूटर के अंदर भी हर चीज़ को वोलेटाइल नहीं रख सकते, हर चीज़ को टेम्पररी नहीं कर सकते। टेम्पररी बोलो, वोलेटाइल बोलो, बात एक ही है। टेम्पररी कहो या वोलेटाइल कहो, बात एक ही है। लेकिन सारी ज़िंदगी इससे नहीं गुजर सकती, हमें परमानेंट स्टोरेज भी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की कुछ परमानेंट स्टोरेज की, जिनमें से सबसे मशहूर जो चीज़ है वो है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव लैब में कभी आएंगे तो मैं कभी खोल के भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है? ये हमने लास्ट सेमेस्टर दिखाया भी था बच्चों को। हार्ड डिस्क ड्राइव अंदर से इस तरह से होता है, इसके अंदर डेटा हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर कुछ इस तरीके से महफूज, इसके अंदर से ये पार्ट्स होते हैं। लैब में हमने हार्ड ड्राइव खोल के रखी हुई है। अगेन लैब में कभी मौका मिला, चले नेक्स्ट सेमेस्टर में मौका मिला तो कभी ग्रुप बना के आइएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके ऊपर हार्ड डिस्क ड्राइव को जो सेव किया हुआ होता है। सवाल यह है कि इसको हार्ड डिस्क क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये हार्ड होती है और इसकी मदद से आप किसी का सर भी फोड़ सकते हैं। अब आप कहेंगे सर अगर सर फोड़ना मकसद था तो फिर कुछ और नाम रख देते। बात ये थी कि उससे पहले एक और डिस्क ड्राइव की किस्म थी जिसे कहते हैं फ्लॉपी ड्राइव। ये नजर आ रहा है स्लाइड के ऊपर। ये बिल्कुल इतनी नाजुक सी होती थी कि उसको यूं करो तो टूट जाए, ओके। और इसको बैग वगैरह में रख के स्कूल में बच्चे जब लेके जाते थे स्कूल के ज़माने में, तो ये कॉमन प्रॉब्लम था कि स्कूल पहुंचे तो मोड़ी हुई है और टीचर मना कर रहा है कि भाई उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका नाम ही फ्लॉपी था।
चप्पलें होती है ना, फ्लिप फ्लॉप चप्पलें होती हैं, बिल्कुल नम सी चप्पल, ठीक है, यूं कर दो बिल्कुल मुड़ जाती हैं, राइट, और उससे अगर किसी को मारो तो ज़रा जोर का लगता है, ऐसी होती है ना फ्लॉपी बिल्कुल। तो यही वाली चीज़ थी फ्लॉपी ड्राइव के अंदर। ओके, फ्लॉपी ड्राइव थी। उसके मुकाबले में एक नई चीज़ बनी जो थी बिल्कुल हार्ड, इसलिए उसका नाम रखा उन्होंने हार्ड डिस्क ड्राइव। बस ये कंप्यूटर के मसला यही है कि इसके नामों का कोई तुक नहीं है, कहीं पे रैम रख दिया, कहीं पे रोम रख दिया, कहीं पे जो है कैश रख दिया, कहीं पे रजिस्टर, कहीं पे हार्ड डिस्क ड्राइव। बहरहाल हार्ड डिस्क ड्राइव ये परमानेंट स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ हो गई आपके पास फ्लॉपी के अलावा, एक और चीज़ है आपके पास जिसका नाम है सीडी और डीवीडी। ठीक है, सीडी और डीवीडी को भी इस्तेमाल किया जाता है आपके पास डेटा को स्टोर करने के लिए। किसी ने देखा इस चीज़ को? वक्त के साथ साथ अब इसका भी रिवाज जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, अब लोग इसको इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा, इसके अलावा कोई और चीज़ आपके पास? अब एक और नई चीज़ आपके पास आई है जिसका नाम है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क के मुकाबले में सीडी जो थी ना उसकी स्पीड कम थी, हार्ड डिस्क हमेशा तेज़ थी, लेकिन हार्ड डिस्क बहरहाल महंगी थी और सीडी सस्ती थी, तो लोग डेटा का बैकअप वगैरह बना के सीडी पे रखते थे, डेटा सीडी में रखा हुआ है। ओके, हार्ड डिस्क ड्राइव की स्पीड ज़्यादा थी लेकिन फिर रेट भी ज़्यादा थे, सीडी की स्पीड कम थी लेकिन रेट उसके कम थे। अब एक नई चीज़ भी इस्तेमाल हो रही है जिसका नाम है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगर आपने अपने कंप्यूटर की रफ्तार में इजाफा करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आप उसके अंदर लगा लें SSD ड्राइव को। SSD की बहुत तेज़ स्पीड है, SSD की स्पीड बहुत तेज़ है। हार्ड ड्राइव को हटा के आप SSD को उसके अंदर लगा सकते हैं और उसके नतीजे में आपके कंप्यूटर की स्पीड तेज़ हो जाएगी। हमारे लैब के बास कंप्यूटर्स के अंदर SSD लगी हुई है, और अब मैं बताऊंगा नहीं कौन से कंप्यूटर्स हैं, आप लोग हमेशा उसी को इस्तेमाल करें, लेकिन उन कंप्यूटर्स की स्पीड के अंदर हमें ख़ास तौर पे ख़ास और वाज़े तौर पे स्पीड का फ़र्क नज़र आ रहा होता है। मेरे पेपर के अंदर बाज़ दफ़ा ये सवाल आ जाता है कि SSD जो ड्राइव है, अगर आपने कंप्यूटर की रफ्तार बढ़ानी है तो SSD लगाएंगे, हार्ड ड्राइव लगाएंगे, क्या करेंगे? ये सवाल आ जाता है आपके जहन में हो कि SSD की मदद से कंप्यूटर की रफ्तार को तेज़ किया जा सकता है। अब किसी ने कहा कि सर कंप्यूटर की रफ्तार कैसे तेज़ हो जाती है? अगर देखा जाए तो हमने सिर्फ इतना किया ना कि हार्ड डिस्क ड्राइव को हटा के SSD को लगा दिया, उससे कंप्यूटर की रफ्तार पर कैसे फ़र्क पड़ा? ये सवाल जहन में आ रहा है? ये सवाल वैलिड है मेरा? रिदा क्यों? देखो, बात ये होता है कि मसलन अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोग आ रहे हैं मसलन महानूर हमारे यहाँ काफ़ी दूर से आ रही है, ठीक है, अब हम महानूर से पूछें कि महानूर आने में कितना टाइम लग जाता है। अब महानूर अगर अपने घर से निकलती हैं सुबह 6 बजे तो 15 मिनट में यहाँ पहुँच सकती हैं, रास्ता पूरा साफ मिल रहा है, राइट। मसलन वो अपने घर से निकली और नाजमाबाद से लेकर सखी हसन तक का रास्ता उनको बिल्कुल साफ मिला, ओके, लेट्स से उन्होंने 5 मिनट में सफ़र को कवर कर लिया, लेकिन सखी हसन से कॉलेज तक का रास्ते में जगह जगह ट्रैफिक जाम था, ओके। अब मुझे बताओ वो कितनी देर में पहुँचेंगी? लेट हो जाएंगे, जल्दी पहुँचेंगी? क्योंकि उनके घर से यहाँ तक के जब हम स्पीड को देखेंगे तो हम पूरी स्पीड को देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि नाजबाद से सखी हसन तक इतनी देर में आ गई, हमने देखना है सखी हसन से आगे तक भी कितना आ रहा है। कॉलेज के दरवाजे पे पहुंची, वहाँ पे जाके टीचर ने रोक लिया, लेट आए, या किसी दोस्त ने रोक लिया, यार मेरे साथ चलना, मैं ज़रा जो है ना वो फोटो कॉपी करा रही हूँ, मेरे साथ चलना, राइट। अब उसके मुकाबले वो नतीजे में लेट हो रही नहीं हो रही। आपकी स्पीड का ताल्लुक तमाम फैक्टर से, तमाम चीज़ों को उसके अंदर हम देखेंगे, हम सिर्फ किसी एक बात को देख के फैसला नहीं करेंगे। हमारे यहाँ लोग करते क्या हैं कि वो जैसे कहते हैं रैम लगा लो, CPU बदल लो, लेकिन बात ये होती है कि आपने तमाम चीज़ों की रफ्तार को देखना होता है, तमाम चीज़ों की रफ्तार को। आपका CPU बहुत तेज़ है लेकिन रैम स्लो है तो कंप्यूटर भी आपका स्लो होगा, क्योंकि CPU तो तेज़ी से काम करने को तैयार है लेकिन रैम स्लो चल रही है। रैम भी आपकी बहुत तेज़ है, CPU भी तेज़ है, लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव आपकी स्लो है, तो उसके नतीजे में कंप्यूटर भी स्लो हो जाएगा। घर में कहीं भी दावत के लिए तैयार हो रहे होते हैं, मसलन आप बहुत जल्दी से वक्त पे तैयार हो गए, लेकिन आपकी जो छोटी बहन है वो टाइम लगा रही है, तो क्या आप लोग दावत में वक्त पे पहुंच सकेंगे? आप तो हो गए ना, लेकिन आपकी छोटी बहन तो देर से लेट तैयार हो रही है। आप और आपकी छोटी बहन दोनों जल्दी तैयार हो गए,
लेकिन पता चला कि आपने जो है राइडर को कॉल की तो राइडर जो है वो वक्त पे नहीं पहुंच रहा, लेट है, तो क्या आप वक्त पे पहुंच जाएंगे? वो भी वक्त पर आ गया, रास्ते में ट्रैफिक जाम मिल गया, क्या वक्त पे पहुंच जाएंगे? तमाम फैक्टर्स को हम सम करने के बाद आपके उस कंप्यूटर की स्पीड का हिसाब करते हैं। आपका सीपीयू भी तेज़ हो, आपका रैम भी तेज़ हो और आपका जो परमानेंट स्टोरेज है वो भी तेज़ हो। आजकल स्पीड बढ़ाने का सबसे आसान तरीका ये है, मेरे पास बच्चे लैपटॉप लेकर आते हैं, सर स्लो चल रहा है, मेरा यही कहना होता है कि उसके अंदर आप लगवा लें SSD, उससे आपके कंप्यूटर की स्पीड को खातिर खा फ़र्क पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा स्पीड में फ़र्क पड़ जाता है। वो कंप्यूटर जो स्टार्ट होने के अंदर 70-80 सेकंड ले रहा है, वो कंप्यूटर विदिन 10 सेकंड में स्टार्ट हो जाता है। कहाँ 80 सेकंड खोला, बैठ के देख रहे हैं, राइट, अभी आएगा, वो लोडिंग हो रही है, फिर विंडोज़ का आइकॉन आएगा, और कहाँ 10 सेकंड के अंदर आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। SSD से आपका कंप्यूटर की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, अब जो है उसके बाद फिर हमारा वही टॉपिक जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कंप्यूटर के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, कंप्यूटर के जो ज़बान के अल्फ़ाबेट्स हैं वो होती है बिट, और उसके जो वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बाइट। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। आपकी जो नॉर्मल सी टेक्स्ट फाइल बनती है वो कुछ किलोबाइट के अंदर होती है। आपका जो किसी सॉन्ग को अगर आप स्टोर कर रहे हैं वो 1.3 मेगाबाइट का सॉन्ग होता है, कोई फाइल जो होती है, तिलावत है, सॉन्ग है, 1.3 मेगाबाइट का। आपके पास कोई वीडियो है तो 1.2 GB की वीडियो अमूमन बन जाती है, ओके। और टेराबाइट के अंदर आपके पास काफ़ी सारा कंटेंट इस तरीके से आ रहा होता है। लेकिन कंप्यूटर की स्पेस को हम बिट्स में मेज़र करते हैं या बाइट में मेज़र करते हैं? मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। मनाहिल रफ़ीक अजीम, जी मनाहिल अजीम। कंप्यूटर की स्पेस को हम लोग बाइट्स में मेजर करते हैं, और मारूफ हम कंप्यूटर की स्पीड को किस में मेजर करते हैं? मारूफ नाम है, याद आ गया जी, मारूफ। कंप्यूटर की स्पीड को किस में मेजर करते हैं? किस्सा किस में करते हैं? उरूज, सोबिया, एमन। कंप्यूटर की स्पीड को बाइट्स में करते हैं। हिजाब, आपका क्या ख्याल है? कंप्यूटर की स्पीड हमेशा मुलायका किसमें? कंप्यूटर की स्पीड हमेशा बिट्स में मेजर की जाती है। मारो तुम तो उस वक्त क्लास में थी, क्या फायदा क्लास में बैठने का? कंप्यूटर की स्पेस मेजर होती है बाइट्स के अंदर, लेकिन कंप्यूटर की स्पीड मेजर होती है बिट्स के अंदर, ओके। बिट्स के जरिए से हम कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करते हैं। जब हम नेटवर्किंग के टॉपिक पढ़ रहे थे वहां पे हमने बिट्स देखी थी, किलो बिट्स पर सेकेंड, लेकिन जब हम स्पेस देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग बाइट्स देखते हैं। अच्छा, अब देखो कंप्यूटर की जो स्टोरेज है, देखो मेरे पेपर में लास्ट टाइम ये भी सवाल आया था कि आपके पास मेमोरी की डिवाइसेस लिखी हुई थी, रैम, कैशे, रैम, कैश, रजिस्टर, CD रोम, और आपसे कहा था कि इसको स्पीड के एतबार से लिखना है, ऑर्डर करो, सबसे जो तेज़ है वो पहले आए, सबसे स्लो जो है वो आखिर में आए। ये सवाल आया था, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ओके। अगर फॉर एग्जांपल मरियम बोर्ड पर आओ जल्दी से। आपके पास जो डिवाइसेस हैं, आपके पास रजिस्टर, आपके पास है कैश, आपके पास है, सबसे तेज तरीन कौन सा है ये बताओ, जिससे पूछूंगा वो बताओ। बोर्ड बिठाओ जल्दी से, चलो लिखो, सही सही जगह है आपके पास, लिखो। लाइबा, लाइबा का है सबसे तेज कौन सी मेमोरी डिवाइस है? दोबारा बोलिएगा, क्या फायदा? फायदा क्या, इतना एडमिशन, इतने लेट एडमिशन का क्या फायदा, और क्लास में इस तरीके से आने का क्या फायदा? अरीबा, अरीबा ने कहा रैम, क्या ख्याल है आप लोग का? सबसे तेज कौन सी है जिससे पूछ? जी उमामा, उमामा सॉरी। रजिस्टर सबसे तेज हो गया, रजिस्टर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताना उसके बाद किसकी बारी आ रही है? मैमुना, कैश, ओके, कैश हो गया अगला। अब मुझे बताना कि आपके पास रैम है और आपके पास CD रोम है, दोनों में से तेज कौन है? इंशरा, रैम तेज है। रैम किस नंबर पे आएगा? बोर्ड पे बताओ।
थर्ड नंबर पे रैम आ गया। ओके, अब आपके पास है एसएसडी, हार्ड डिस्क ड्राइव और सीडी रोम। इन तीनों में से सबसे तेज कौन है? एमन, एमन अशरफ, एमन हनीफ, एमन अशरफ। ओके, एसएसडी गुड। उसके बाद वजीहा, उसके बाद क्या आएगा? अब बचा हार्ड डिस्क ड्राइव और सीडी रोम, क्या बचा, क्या आएगा? अब वजिया कह रही है सीडी रोम, क्या ख्याल है वजिया, आप बताएं, सही है जवाब। फिर हार्ड डिस्क ड्राइव और आखिर में आपके पास क्या आ गया? शायद यही सवाल दोबारा पेपर में आ जाए। ओके, अब जो है आपके पास देखो, ये जो मेमोरी है ना, इसको समझाने के बहुत सारे तरीके। एक तरीका क्या था आपके पास? स्पीड का बता दिया। एक तरीका था परमानेंट और नॉन परमानेंट, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। मुझे बताना इन तीनों में से वोलेटाइल कौन कौन से? जिससे पूछो वो बताए, जिससे पूछो उस पर टिक लगाना होगा, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल तूबा, इसमें से वोलेटाइल कौन? एक का बताना बस, क्या चीज? ओके, रजिस्टर वोलेटाइल हो गया। ओके, किस्सा, दूसरा वोलेटाइल कौन है? क्या चीज? रैम। ओके, उसके बाद तादीब, तीसरा वोलेटाइल क्या? ओके, तादीब कह रही है एसएसडी वोलेटाइल है, क्या ख्याल है आपका? इंशरा, क्या नाम था आपका? नाम क्या है एमन के पीछे? इम्तिशाल, जी इम्तिशाल, इम्तिशाल ने भी कहा एसएसडी। जी फायजा, आपका क्या ख्याल है? वोलेटाइल के बारे में बताना है। विरदा, कैश। ओके गुड, ये तीन आपके पास वोलेटाइल है, ठीक है। एक हमने स्पीड के जरिए से डिफरेंशिएट कर लिया, एक हमने वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के जरिए से कर लिया। एक और तरीके से भी लोग उसको पढ़ाते हैं, मुमकिन है पेपर में सवाल कुछ ऐसे ही आ जाए कि मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है। ओके, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज क्या है? इनमें से वो तमाम मेमोरीज जो आपकी सीपीयू के साथ डायरेक्टली एक्सेसिबल हैं वो कहलाती हैं प्राइमरी मेमोरी, और उसके मुकाबले में वो चीज़ें जो आपके सीपीयू से दूर है, नॉन वोलेटाइल हैं, वो कहलाती हैं सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, तो आपका ये जैसे कि आपको आपके मरियम ने यहाँ पे लिख के बताया कि तीनों की तीनों क्या है? वोलेटाइल मेमोरी। और ये तीनों के तीनों को हम एक और ये भी कहते हैं प्राइमरी स्टोरेज भी इनको कहते हैं। और बाकी वाले नीचे वाले कौन से हो गए? तो ये भी तरीका है, मुमकिन है पेपर में, कराची यूनिवर्सिटी के पेपर में ऐसा सवाल आ जाए, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, ये बता दो ज़रा, तो तुम लोग को पता हो। वोलेटाइल वर्सेस नॉन वोलेटाइल, तो तुम्हें ये भी पता हो, ठीक है। ओके, अच्छा, फिर इसके साथ साथ आजकल हमारे पास स्टोरेज का एक और नया तरीका आया है जिसे हम कहते हैं क्लाउड स्टोरेज। हम चीज़ों को, ऑनलाइन चीज़ों को महफूज कर रहे होते हैं। किसी को पता है इस बारे में? कौन कौन यूज़ कर रहा है क्लाउड स्टोरेज? महक नहीं यूज़ किया? किंजा कर रही हो? क्या यूज़ कर रही हो बताओ, क्लास में आके बताओ जल्दी से। आओ तो जल्दी आ जाओ किंजा। आप लोगों ने आई क्लाउड का नाम सुना है? ओके, तो उनकी स्पेस अलग होगी और हमारा iCloud अलग होता है। हम वो परचेज कर सकते हैं, हमारे पास जितना फाइल भी है, हम उसको अगर वो खत्म हो जाता है हमारे साथ सब कुछ बैकअप करके रखता है। अगर वो खत्म हो जाता है ना उसको और परचेज करते हैं, जैसे मैंने किया था। तो ये होता है कि वो आपका सब कुछ बैकअप करके रखता है। तो उनकी स्पेस एक अलग चीज़ है, लेकिन iCloud दूसरे की अलग चीज़ होती है। ओके, तशरीफ रखें, थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा वो चलो आईफोन का बताया, कोई है एंड्रॉयड का यूजर यहाँ पे? उमायमा, बिल्कुल, थैंक यू। जिस तरह से हमें किंजा ने, उमायमा ने बताया कि आपके इवन चले एंड्रॉयड की मिसाल लें, आप लोग गूगल फोटोज़ में तस्वीरें अपलोड करते, राइट? गूगल ड्राइव है मोबाइल पे, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्लाउड स्टोरेज है।
अगर आपने किसी तस्वीर को गूगल फोटोज पर सेव किया हुआ है, क्या वो मोबाइल पर सेव है या गूगल फोटोज पर सेव है? अब मोबाइल से अगर डेटा डिलीट भी हो जाए तो क्या गूगल फोटो से डिलीट हो जाता है? राइट। व्हाट्सएप के अंदर अगर तुमने बैकअप बनाया हुआ होता है गूगल ड्राइव के ऊपर, तो जब नया व्हाट्सएप मोबाइल लेते हो उसमें व्हाट्सएप करते हो, वहां से वो डाउनलोड करता है, वो तमाम की तमाम चीज़ें आपकी क्लाउड पे गूगल ड्राइव पे सेव हो रही हैं। ओके, आप चाहे किसी फाइल को गूगल ड्राइव पे सेव कर रहे हैं तो गूगल ड्राइव में सेव कर रहे हैं, तो अगर क्या वो आपके मोबाइल पर है, वो गूगल ड्राइव के ऊपर मौजूद है। आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी मुझे अपनी स्क्रिप्ट जो है गूगल डॉक्स पे बना के भेजा, राइट। अब मुझे पता है गूगल डॉक्स पे बनाया था तो वो आपके मोबाइल पे सेव है, मोबाइल के अंदर कहीं डाउनलोड्स वगैरह में नजर आ रहा है? कहाँ पर है? वो गूगल ड्राइव पे मौजूद है। आज हमारे पास स्टोरेज का एक और नया तरीका मौजूद है जिसके अंदर हम चीज़ों को क्लाउड पे स्टोर करते हैं, जैसे जिसकी बड़ी मशहूर मिसाल आपका गूगल ड्राइव, और जैसे हमने बताया रामीन ने आई क्लाउड, आईफोन के अंदर आई क्लाउड चल रहा होता है। आप इनके ऊपर चीज़ों को अपनी महफूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और भी चीज़ें हैं जैसे ड्रॉप बॉक्स हो गया, पी क्लाउड हो गया, लेकिन बहरहाल मैं और आप गूगल ड्राइव को यूज़ कर रहे हैं। अक्सर लोग हम में से गूगल ड्राइव को यूज़ कर रहे हैं। गूगल ड्राइव के अंदर कोई कंटेंट अगर मौजूद है, आपका मोबाइल गिर के टूट जाए तो क्या गूगल ड्राइव के कंटेंट में कोई मसला हो जाएगा? खराब हो जाएगी? देखो, मुमकिन है पेपर में मेरा यही सवाल आ जाए, यही वाला सवाल। अभी तो तुम लोग सर हिला रहे हो, लेकिन एंड पेपर में तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि अगर डेटा जो है मेरे गूगल ड्राइव पे मैंने स्टोर किया हुआ था और मोबाइल पे भी स्टोर किया हुआ था और मेरा मोबाइल चोरी हो जाता है, तो क्या डेटा मुझे मिल सकता है वापस? क्यों? कैसे? गूगल ड्राइव पे मौजूद है। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अच्छा, अब जो है एक छोटा सा हमारा टॉपिक है कीबोर्ड का। कीबोर्ड की जो कीज हैं, कीबोर्ड देखा आप लोगों ने? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कीबोर्ड के ऊपर जो कीज हैं इनकी डिफरेंट ग्रुप्स बनते हैं, इन ग्रुप्स का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास ये बिल्कुल बड़ा वाला सेक्शन नजर आ रहा है जिसमें आपके पास नंबर्स भी हैं और अल्फाबेट्स भी हैं, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी जो की है, कौन सी की है सबसे बड़ी? स्पेस बार। इस सेक्शन को हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। ओके, इसमें अल्फा का मतलब क्या? अल्फाबेट्स, और न्यूमेरिक मतलब क्या? नंबर्स। अब आप बोलेंगे सर ये कीज इसमें आगे पीछे क्यों होती हैं? होता ये था कि जब ये टाइपराइटर बना, टाइपराइटर देखा है, तो स्लाइड में भी है और आपके पास लैब में भी है, तो लोग ABCD के लिहाज से कीज को तरतीब दिया हुआ था। अब जब लोग उसमें टाइप करते थे ना, वो तेजी से टाइप करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि रिदा आफाक हैज बीन एब्सेंट फॉर द लास्ट 15 डेज, ठीक है, उस तेजी से वो टाइप करते थे कि जो उसके हैमर्स थे ना, नजर आ रहा स्लाइड के ऊपर हैमर्स, वो आपस में फंस जाते थे। देखो ये जो चीज है ना, ये कीबोर्ड के टाइपराइटर के हैमर्स बने हुए, ये हिस्सा जो है ना, ये वाला, ये हैमर्स है। टाइपराइटर काम ऐसे करता था कि ये हैमर जाके पेज पे लगता था और बीच में कार्बन पेपर लगा हुआ होता था, तो उससे वो पेपर प्रिंट हो जाता था। अब वो हैमर्स ए के लिए अलग हैमर है, बी के लिए अलग हैमर, सी के लिए अलग। अब आप इस तेजी से टाइप कर रहे होते थे कि वो ABC जाकर यहाँ पे फंस जाता था, तो आपका टाइपराइटर क्या हो गया? जैम हो गया। इस मसले को हल करने के लिए उन्होंने कीज को आगे पीछे कर दिया। बस इस मसले को हल करने के लिए उन्होंने कीज को आगे पीछे कर दिया। अब आप जितनी चाहे उसकी स्पीड हो जाए, जितनी चाहे उसकी स्पीड हो जाए, जितनी चाहे तेजी से टाइप करें, इसके बावजूद हैमर की जो है कि टाइपराइटर के हैमर आपस में टैंगल नहीं होते थे। इसकी बात से इसका पैटर्न का नाम रखा गया क्वार्टी कीबोर्ड। क्वार्टी क्यों कह रहे हैं कि शुरू में क्या आ रहा है? QWERTY, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्वार्टी कीबोर्ड। और जब कंप्यूटर इजाद हुआ तो उन्होंने इसी कीबोर्ड के पैटर्न को कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल किया। कंप्यूटर के अंदर कीज के फंसने का कोई मसला नहीं है, कंप्यूटर के अंदर कीज आपस में नहीं फंसती, लेकिन वो पुराना एक सिस्टम चला आ रहा था टाइपराइटर के ज़माने से, इसलिए उस सिस्टम को उन्होंने फॉलो किया। अच्छा, अब जो है आपके पास उसके बाद एक और की है जिसका नाम है एंटर की। इसको एंटर की भी कहते हैं, इसको रिटर्न की भी कहते हैं। ओके, एंटर की दबाने से क्या हो जाता है? नेक्स्ट लाइन पे भी जा सकते हैं, MS वर्ड पे टाइप कर रहे हैं या ओके हो जाता है, ठीक है। एक आपके पास एक और चीज होती है जिसे कहते हैं टैब की। ओके, टैब की इस्तेमाल होती है स्पेसिंग के लिए, कंप्यूटर में नेविगेशन के लिए, एक मेन्यू से दूसरे मेन्यू में जाए तो टैब की को इस्तेमाल करें। एक आपके पास है एस्केप की, एस्केप की मदद से आप चीज़ों को, ऑपरेशन को कैंसिल कर लेते हैं। अब ये जो ऊपर आ रहा है ना F1, F2, F3, ये कहलाती है फंक्शन कीज। ये तुम्हें पता होना चाहिए
कराची यूनिवर्सिटी के पेपर में शायद सवाल आ जाए, कराची यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर शायद सवाल आ जाए। देखो अब दोबारा मुझे क्लास में डिस्टर्बेंस फील हुई ना, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ओके, ये जो कीज होती हैं इन्हें कहते हैं फंक्शन कीज। ठीक है, ये तुम्हें लाजमन पता होना चाहिए। कराची यूनिवर्सिटी के लिए बड़ा मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है कि फंक्शन कीज क्या होती हैं। कीबोर्ड के ऊपर होती हैं F1, F2, F3 इस तरह से आ रही होती हैं। इन कीज का ये फंक्शन कीज इसलिए कहलाती हैं कि ये सॉफ्टवेयर के अंदर कोई खास काम करने के लिए, मसलन मैंने अगर अपने हेल्प देखनी है विंडोज़ में काम करते हुए, तो मैं F1 दबाऊंगा तो उसकी हेल्प फाइल आ जाती है, वो बताता है किस तरह से काम कर रहा है। आजकल लैपटॉप में क्या होता है कि लैपटॉप्स के अंदर अगर मैं F1, F2 पे दबा रहा हूँ तो ब्राइटनेस कम हो रही है, ब्राइटनेस ज़्यादा कम हो रही है। अब कीबोर्ड पे क्या अलग से कोई की है ब्राइटनेस के लिए? नहीं है ना, अलग से है कीबोर्ड पे नजर आता है क्या QWER में लिखा हुआ है कुछ ब्राइटनेस का? उन्होंने कहा कि कंप्यूटर के जो तुम फंक्शंस परफॉर्म करते हो ना, उसके लिए तुम्हारे पास ये कीज का होना, ये तुम्हारे पास अलग से कीज हो जिसके जरिए से तुम कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सको। गाड़ी के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी के अंदर एक तो आपके पास हो गया एक्सीलरेटर स्पीड बढ़ाने के लिए, आपके पास ब्रेक हो गया, आपके पास क्लच हो गया, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी तो काम होते हैं। वाइपर, आगे का वाइपर चला रहे हैं, पीछे का वाइपर चला रहे हैं, साइड मिरर्स को खोल रहे हैं, गाड़ी के शीशे ऊपर नीचे करना है, उसके लिए उन्होंने अलग से स्पेशल बटन दे दिए। ये जो फंक्शन कीज है ना, इनके भी स्पेशल काम होते हैं। बात चीज़ों का ताल्लुक पूरे लैपटॉप से होता है, लैपटॉप की ब्राइटनेस को कम करना, ज़्यादा करना, वॉल्यूम कम करना, वॉल्यूम ज़्यादा करना, राइट। और बात चीज़ों का ताल्लुक जो होता है सॉफ्टवेयर से होता है कि फला सॉफ्टवेयर में काम करते वक्त आपने F5 दबाया तो कुछ हो जाएगा, कहीं पे आपने जो F1 दबाया तो कुछ हो जाएगा, उसके साथ स्पेशली फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमने पढ़ लिया एंटर की, हमने पढ़ लिया टैब की, हमने पढ़ लिया एस्केप की, और हमने पढ़ लिया फंक्शन कीज। इसके अलावा आपके पास है यहाँ पे न्यूमेरिक कीबोर्ड। कीबोर्ड के अंदर ऑप्शनली ये होता है, हर कीबोर्ड में ये चीज़ नहीं होती। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह करना चाहें तो इस सेक्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हुआ क्या था कि जब कंप्यूटर्स बनने लगे तो जैसे अकाउंटेंट्स को कंप्यूटर दिया गया तो अकाउंटेंट्स ने कहा यार हमें तो कैलकुलेटर की आदत है, तो उनके लिए कहा अच्छा कैलकुलेटर की आदत है ना, कैलकुलेटर जैसी चीज़ को हम साइड में लगा देंगे तो वहाँ पे बैठ के आराम से नंबरों को टाइप कर सकते हो। उसके लिए उन्होंने उसको दे दिया। लैपटॉप्स के अंदर आपको नजर आता है ये वाली चीज़, लैपटॉप अक्सर लैपटॉप्स के अंदर इस हिस्से को उड़ा देते हैं कि वहाँ पे जगह कम होती है। फंक्शन कीज हो गए आपके पास न्यूमेरिक कीज हो गई, आपके पास फिर आगे लॉक कीज हो गई, जैसे कैप्स लॉक हो गया आपका, ठीक है। कैप्स लॉक होता है आपके पास, नम लॉक होता है। कैप्स लॉक आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये यहाँ पे कीबोर्ड पे ये कैप्स लॉक हो गया आपका, ठीक है। नम लॉक जो होता है वो यहाँ पर आपका बना हुआ है, ये लॉक कीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कैप्स लॉक को दबाएंगे तो क्या होगा, कैपिटल में लिखेगा, ठीक है। ये कौन सी कीज है जो आपको स्लाइड में नजर आ रही है? एरो कीज है जो कि नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। बहरहाल कीबोर्ड के अंदर ये बहुत सारी कीज हैं, आपके पास होम की है, आपके पास एंड की है, आपके पास डिलीट है, आपके पास बैक स्पेस है, आपके पास ऑल विंडोज कीज हैं, आपके पास शिफ्ट कीज हैं। ओके, आपको इन तमाम कीज के बारे में पता होना बहरहाल चाहिए, ठीक है। तो कीबोर्ड के अंदर बहरहाल कीबोर्ड की कीज की डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उसका मतलब हमने आज उसको कवर किया। अब कोई सवाल आज के इस टॉपिक के हवाले से? जी ओके, इसमें आमना ने मुझसे पूछा कि स्टोरेज और मेमोरी में फ़र्क होता है। मुन्ना का क्या ख्याल है, कोई फ़र्क है? देखो अमूमन जो ये आपके जो शुरू के 3 है ना, उनके लिए मेमोरी का वर्ड यूज़ करते हैं, और जो नीचे हैं इसके लिए स्टोरेज का वर्ड यूज़ करते हैं। देखो ये मसला यहाँ पे ये हुआ हुआ है कि हर बंदे ने अपने लिहाज से इसको किया हुआ है। अब तुम्हारा काम है कि तुम्हें हर चीज़ का पता हो। कराची यूनिवर्सिटी का पेपर बनाने वाला अगर कहता है प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज, तो अभी तुम्हें पता हो कि जी ये प्राइमरी स्टोरेज ये होंगी 3 और सेकेंडरी स्टोरेज ये होंगी। अगर वो कहे कि मेमोरी वर्सेस स्टोरेज, तो अभी तुम्हें पता हो ये 3 मेमोरी हो गए, ये 3 आपके स्टोरेज हो गए। आपका बस ये हमारे इस मेमोरी का जो सेक्शन आता है, स्टोरेज का सेक्शन आता है, उसमें यही मसला है कि लोगों ने कई तरह की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है और ये टेक्नोलॉजी हमारे बिल्कुल आम हो चुकी है। अब हमें पता होना ज़रूरी है। कोई कहे कि वोलेटाइल वर्सेस नॉन वोलेटाइल, तो भी हमें पता हो कि ये वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल। कोई कहे टेम्पररी या नॉन परमानेंट वर्सेस परमानेंट, तो हमें इसका भी पता हो कि टेम्पररी कौन है और परमानेंट कौन है। बस ये हमें इस तरीके से हमारे लिए इसका इल्म होना ज़रूरी है। कीबोर्ड की कीज़ के सेक्शंस के हवाले से कोई सवाल?
वृंदा ने पूछा पेपर में अगर सवाल आएगा कि फंक्शन कीज में तो क्या लिखना होगा। एक तो ये कि मैं आप लोग को ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, इसके भी नोट्स मिल जाएंगे, आप उसके लिए परेशान ना हो। देखो हमारे पास इस सेमेस्टर में ना टाइम हमारे पास कम मिला है, बीच में काफ़ी इश्यूज़ की वजह से क्लासेस हमारी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। पेपर की तैयारी के लिए मैं आपको सबसे पहले तो 2 किस्म के क्विजेस दूंगा। एक क्विज है इंटरनल एग्जाम के लिए, मेरा पेपर जो आएगा बात करेंगे उसके बारे में। लास्ट टाइम जो मेरा पेपर था वो 7 पेजेस पे था। सांस ले लो, सांस ले ली, सांस सब मिलके सांस लो, एक ले ली, आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल आवाज है। ओके, पेपर 7 पेजेस का था, उसी पेपर के अंदर आंसर देने की जगह दी हुई थी। मुश्किल से आधे घंटे का पेपर था, अकलमंदो परेशान पहले हो जाते हो। होता यह है कि पेपर जो मैंने देखा इस किस्म का पेपर बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से बनता है। हर पेपर पे बच्चे का अलग अलग नाम लिखा हुआ था पहले से। ओके, तो ये ना हो कि मानूर का पेपर पहुंच जाए मलाइका के पास, ऐसा नहीं होगा, हर किसी का अपना पेपर अलग अलग है। प्रॉब्लम ये आती है कि इस किस्म का पेपर बनाओ, अब क्लास के अंदर मुश्किल से 2 या 3 बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। इससे पहले वाले सेमेस्टर में सिर्फ 1 बच्ची थी, उसने अच्छा परफॉर्म किया था। लास्ट सेमेस्टर में 3 बच्चियां थी जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। अब की दफ़ा मैं बाकायदा क्विज इसीलिए दे रहा हूँ इंटरनल एग्जाम के कि भाई जिसने क्विज किए हुए होंगे उम्मीद है कि उसका इंटरनल का पेपर भी अच्छा हो जाएगा, और वैसे भी क्विज तो करना ही है। यही वाली बात एक्सटर्नल एग्जाम की है कि एक्सटर्नल एग्जाम के लिए भी आपके पास क्विज आएंगे, जिसकी मदद से एक्सटर्नल एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा आपको मैं नोट्स मैंने पहले भी दिए हुए हैं, आपका काम है कि नोट्स को देखें, उन क्विज़ेस को करें और उसके ज़रिए से अपने इस नॉलेज के गैप्स को पूरा करें। आपने कहा कि सर फला टॉपिक के नोट्स नहीं है, स्टडी गाइड नहीं है, तो आप मुझे बता दें, मैं उसको डाल दूँगा। ओके, आई एम नॉट परफेक्ट, मुझसे गलतियाँ हो सकती हैं, मुमकिन है किसी चीज़ को मैंने मिस कर दिया। अगर आप कहते फला चीज़ नहीं है तो मैं उसको डाल दूँगा, लेकिन आप कहेंगे तो मैं डालूँगा ना। लेकिन आपके पास रिसोर्सेज सारी की सारी मौजूद हैं, ठीक है। हमारी नेक्स्ट क्लास फिर इंशाल्लाह मंडे को होगी। वही हम लोग आजकल मैक्रो टीचिंग सेशन भी नहीं कर रहे क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, टॉपिक्स को रिवाइज भी नहीं कर रहे। आपका काम है कि लेक्चर को बार बार सुन के समझो, पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी है, नई रिकॉर्डिंग्स भी है, कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लेना डिस्कॉर्ड के ऊपर, ताकि क्लास के अंदर हम उसको डिस्कस कर सकें। थैंक यू।